सिलेबस में पहला अध्याय है, इसका अध्ययन करेंगे। अब भूगोल एक विषय के रूप में कि भूगोल को अपन पढ़ते क्यों हैं, जैसे भूगोल में किस किस चीज का अपन अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से अपन को भूगोल की जानकारी अपने लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले तो भूगोल है, भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है ज्योग्राफी। एक बार प्राइमरी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, भूगोल ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है भूगोल, ये ज्योग्राफी, ज्योग्राफी। अब ये दो शब्दों से मिलकर बने, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ होता है अर्थ, पृथ्वी या आर्थिक, और ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफोस। ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, वर्णन करना। अब भूगोल का अर्थ क्या हुआ, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। इसमें अब भूगोल का अपन अध्ययन क्यों करते हैं, भूगोल के अध्ययन में अपन कि क्या क्या चीजों को पढ़ते हैं। अब प्राकृतिक घटनाएं, जो भी अपने आसपास अपन को प्राकृतिक घटनाएं दिखाई दे रही हैं, इनका जानकारी के रूप में कि यह क्यों हो रहा है, इसका अध्ययन अपन भूगोल के द्वारा ही करते हैं। भूगोल के द्वारा ही अपन को यह जानकारी मिलती है। भूगोल काफी पुराना विषय नहीं है, इसका विकास आप ये समझ लो कि यह 18वीं शताब्दी में ही इसका विकास मुख्यतः माना जाता है। अब भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोथनीज, जो कि ग्रीक विद्वान हैं, इन्होंने किया था। भूगोल वैसे पढ़ा तो प्राचीन काल से भी जा रहा है, लेकिन मुख्यतः इसका विकास कब हुआ है, 18वीं सदी में या इसके बाद ही 17वीं 18वीं सदी में मान सकते हैं इसका विकास, ठीक है। अब भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अभी मैंने बताया इरेटोस्थनीज ने। सबसे पहले किसने किया था, जो कि ग्रीक विद्वान ही था, यह ग्रीक विद्वान था। इरेटोस्थनीज जो था यह ग्रीक विद्वान ही था, इसी ने इसका अर्थ बताया था जियो प्लस ग्राफी, ज्योग्राफी, पृथ्वी का वर्णन करना, ठीक है। अब आपको ये चीजें याद रखनी है। अब अपन इस लेसन में जैसे दूसरे विषयों से इसका क्या संबंध है, इसमें अपन किन किन चीजों का वर्णन करते हैं, इसका दूसरे विषयों, इसका अध्ययन अपने लिए जरूरी क्यों है, इन सब सवालों का जवाब इस अध्याय के द्वारा या इस लेसन के द्वारा अपन पढ़ेंगे। तो अब मैं यह जैसे आपको अपन ये लेसन पढ़ते हैं, यह थ्योरिकली है तो ये बुक में से ही आपको पढ़ना पड़ेगा, यह थ्योरिकली लेसन है तो बुक के द्वारा ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें जो समझाने की चीज होगी वो बीच बीच में मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अब देखो इसमें बुक में आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के रूप एक घटक के रूप में किया है, कि सामाजिक अध्ययन की किताब होती है, उसमें कौन कौन से विषय पढ़े जाते हैं आपने, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और कौन सा रह गया, राजनीति शास्त्र।
SST जिसे बोलते हैं ना, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, आप 10th तक तो अपन इनका कंबाइंड अध्ययन करते हैं, लेकिन अब अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे इनका। तो अपन का विषय क्या है? भूगोल। इसका अपन वर्णन पढ़ रहे हैं, इसका आप विश्व में इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं। आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानव क्रियाओं एवं अंतर प्रक्रियाओं के संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब भूगोल में अपन किस चीज की जानकारी करेंगे? देखो इसमें दो चीजें बता रखी हैं, भौतिक वातावरण। भूगोल विषय में अपन किसका अध्ययन करेंगे? प्राकृतिक वातावरण या भौतिक वातावरण। इसमें भौतिक वातावरण वह उसका मानवीय क्रियाओं से क्या संबंध है? मानवीय क्रियाओं से उसका संबंध, इस चीज का अपन अध्ययन करेंगे। अब जैसे भौतिक वातावरण क्या होता है? भौतिक वातावरण जो भी प्राकृतिक चीजें अपन को आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, उन सब प्राकृतिक चीजें अब क्या है? जैसे सूरज है, सूर्य पूर्व से ही उदय क्यों होता है? ज्योग्राफी का विषय। अब गर्मी कितनी, अब जैसे अधिक गर्मी पड़ रही है, अब इतनी अधिक गर्मी, इतना तापमान अधिक क्यों है? कहीं पर अत्यधिक ठंड पड़ती है, इतनी ठंड क्यों है? कहीं पर अत्यधिक वन पाए जाते हैं, कहीं पर सूखा मरुस्थल पाया जाता है, कहीं पर अधिक वर्षा पाई जाती है, कहीं पर कम वर्षा पाई जाती है। इन सब चीजों का कारण अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। अब इन सब चीजों का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है? मानव प्राकृतिक वातावरण को अपने अनुकूल किस प्रकार बना सकता है, या उसको ऐसे कैसे पता चला? अपन ने अब तक ये पढ़ा है ना, जैसे 3 कटिबंध है अपनी पृथ्वी पर, समझिए ये 3 कटिबंध। अब अपन कहते हैं 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, वो उष्ण कटिबंध पाया जाता है। कर्क रेखा से और मकर रेखा तक यह उष्ण कटिबंध पाया जाता है। अपन कहते हैं ना 23.5 डिग्री। अब यह उष्ण कटिबंध क्यों पाया जाता है? इसका कारण मानव ने तो खोजा है, इससे पहले तो पता नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में आपने इतिहास में पढ़ा भी होगा, प्राचीन काल में सब चीजों को, प्राकृतिक घटनाओं को एक देवता के रूप में वो एक ऐसे मानते थे कि कोई एक अथा ऐसी शक्ति है जो कि अपने पूरी पृथ्वी को चला रही है। लेकिन भूगोल विषय का जब उदय हुआ, भूगोल वेताओं ने जब भूगोल का अध्ययन शुरू किया, तो इसमें उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राकृतिक जो घटनाएं घटित हो रही है, वो मानव पर इनका जो प्रभाव पड़ रहा है, वो एक अथा शक्ति नहीं है, ये सब एक दूसरे के कारण से जुड़े हुए हैं। कारण से किस प्रकार? जैसे जहां वायु दाब अधिक होगा, अधिक वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ, जैसे दाब की तरफ वायु वितरण करती है। अब हवा कैसे चलती है, इनका बना, वर्षा कैसे होती है, इसका सब चीजों का उन्होंने, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व ही क्यों घूम रही है, सूर्य उदय पूर्व में क्यों होता है, इन सब चीजों का कारण ढूंढ के और भूगोल में इसका अध्ययन करने किया। तो इनका अपन ने अभी पढ़ा है, देखो कि मानवीय क्रियाकलापों से इसका क्या संबंध है। यह जानकारी प्राप्त अपन किस विषय में करते हैं? भूगोल में करते हैं। क्योंकि अपना देखो ये आज अध्याय का नाम भी भूगोल एक विषय के रूप में, कि एक विषय के रूप में अपन क्यों पढ़ते हैं, इसका कारण खोजने के लिए ही अपन भूगोल विषय का अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि हर चीज का एक उपयोग होता है, अन्यथा शिक्षा का अर्थ यही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि शिक्षा का अर्थ यही है कि उसके मानवीय क्रियाकलापों में उसका प्रभाव दिखना या उसका अपने व्यवहार में परिवर्तन ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो शिक्षा उसे कहते हैं कि किताबों में लाइनें पढ़ के रखने को शिक्षा नहीं कहते। इसका उपयोग अपन को पता है इतनी गर्मी क्यों हो रही है, अपन को पता है ना कि अब गर्मियों में इतनी गर्मी, क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा पर चमक रहा है जो उत्तरी गोलार्ध में है, और अपने भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से जाती है, इसलिए इन महीनों में ये गर्मी पड़ती है। अपन को पता है ना इस चीज का, एक कारण खोजा है, ये भूगोल वेताओं ने इन सब चीजों के कारण खोजे।
जैसे विज्ञान में भूगोल को विज्ञान के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि इसमें देखो विज्ञान ने अब धीरे धीरे प्रगति की है। अपने से पहले जो पीढ़ी थी, बुजुर्ग लोग थे, उनका जीवन कितना कठिन था, हर काम हाथों से। आजकल इतनी मशीनों का, ये प्रौद्योगिकी का विकास कर दिया गया है कि बटन दबाओ सब चीजें अपने पास उपलब्ध हो जाती हैं। बिजली का जैसे लाइट का बटन दबाएंगे, एसी चालू कर दिया, आपको यही नहीं पता कितनी गर्मी पड़ रही है। लेकिन पहले के लोगों के पास ये सब सुविधाएं नहीं थी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। तो हर विषय का कोई ना कोई उद्देश्य होता है पढ़ने का, कि इस विषय का अध्ययन अपन क्यों कर रहे हैं। तो इसमें भी, भूगोल में भी ये है कि भौतिक वातावरण और मानवीय घटनाओं का जो अध्ययन है उसमें अपन संबंध क्या है, इस विषय की जानकारी अपन भूगोल में लेते हैं। अब यहाँ आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ये मैंने अभी समझाया ना कि क्यों पढ़ना चाहिए अपन को भूगोल। हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में संसाधनों पर निर्भर करते हैं। आपने पिछली कक्षा में 10th में संसाधन एक आपके लेसन था, जल संसाधन 8 में भी, ये पिछली कक्षा में सामाजिक विज्ञान की बुक में पढ़ा है ना आपने संसाधन। तो संसाधनों पर निर्भर करते हैं। तो संसाधन क्या होते हैं, अब ये एक और जैसे आपके एक बार रिपीट करवा दूं मैं, पिछली कक्षा में आपका पढ़ा हुआ है कि संसाधन क्या होता है। संसाधन वो होता है जो भी, जैसे मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। संसाधन वो होता है जो भी, जैसे अब जल है, जल अगर महासागरों में बह रहा है तो काम का ही नहीं है। देखो महासागरों का जल बहुत ही अत्यधिक लवणीय है, वो अपने काम का नहीं है ना, वो संसाधन नहीं है। जो मीठा जल है, जो जैसे नदियों में बह रहा है और नदियों में बांध बना के उस जल का अनेक प्रकार से उपयोग करते हैं। अनेक प्रकार से किस प्रकार से, जैसे बांध बना के उससे बिजली भी उत्पादित होगी, उससे सिंचाई के साधनों के लिए अलग अलग जीविकाएं निकाल देते हैं, तो सिंचाई के काम में भी आएगा, पेयजल में भी आएगा होगा। और जब अकाल पड़ता है या सूखा पड़ता है तो उस जल का वितरण उन क्षेत्रों में कर दिया जाता है। तो यह एक संसाधन का भी बनता है। जो भी वस्तु जब तक अपने उपयोग की नहीं है, या जिसका जो वस्तु उपयोगी है, जिसका मूल्य, आप ये लिख सकते हो, जो वस्तु उपयोगी या जिसका कोई मूल्य हो, जिसका मूल्य हो वह संसाधन कहलाता है। वह संसाधन कहलाता है। ठीक है। अब जैसे आप हर चीज का उदाहरण दे सकते, जैसे कौन कौन से संसाधन है। अब जल संसाधन, जैसे 10th में आपने पढ़ाई है जल संसाधन। इसी प्रकार सभी जो अपने उपयोग की वस्तुएं हैं जिनका मूल्य होता है, वो सभी संसाधन है। मिट्टी संसाधन, मृदा संसाधन, मिट्टी संसाधन, भूमि संसाधन। ठीक है। हर चीज जो भी अपने उपयोग की होगी वो संसाधन है। ठीक है। अब इसमें यही बताया गया है कि जब तक, जैसे प्रकृति ने अपने पास सारी चीजें दी हैं, लेकिन जब तक मनुष्य को ज्ञान नहीं था उस चीज का, तो वो संसाधन नहीं थी। और जब उसको ये ज्ञान हुआ, वो उन चीजों का उपयोग अधिक से अधिक करने लगा, तो वो एक संसाधन का रूप ले लेती है, संसाधन बन जाती है। अब इसके आगे है, देखो, हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। निर्वाह का मतलब है जीवन यापन करने के लिए। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशु एवं खाद्य पदार्थों पर आश्रित था। अब आदिम समाज से मतलब यहाँ ये है कि प्राचीन काल में जब मनुष्य को उन संसाधनों का उपयोग का ज्ञान नहीं था, तब वो प्राकृतिक जो संसाधन थे उन्हीं
पाई जाती है। अब ये इसमें ये बताया गया है कि प्राचीन काल में जब मनुष्य को, आदिम काल में जब मनुष्य को ज्ञान नहीं था उन संसाधनों का उपयोग करने का, जो प्रकृति के द्वारा उनको जो संसाधन दिए हुए, संसाधन तो जब भी थे ये, लेकिन जब ये संसाधन इस रूप में नहीं कहा जा सकता था कि ये संसाधन है, क्योंकि जल था वो अपनी गति से बह रहा था, जहाँ बह रहा था नहीं बह रहा तो नहीं बह रहा, जहाँ सूखा पड़ रहा है वहाँ सूखा पड़ रहा था। लेकिन जब जल का अत्यधिक उपयोग करने लगे कि जल से बिजली भी बनती है, प्रौद्योगिकी में काम आता है, सिंचाई के रूप में काम लेते हैं, पशु पालते हैं तो उनको पीने के लिए काम लिया जाता है, तो पशु भी एक संसाधन है ना। तो हर चीज का संसाधन तभी होता है जब उसका मूल्य हो, उपयोगिता हो, उपयोगी हो या उसका कोई मूल्य हो, वही चीज संसाधन है। तो प्रकृति को अपने अनुरूप मानव ने ढाला तो इसमें यह विकास हुआ। अब आगे देखो इसमें, अब इसमें है भूगोल के छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। आप विविध प्रकार की भूमि और लोगों से परिचित है, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विभिन्नता समझने और समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। इसमें यह बताया गया है, जो मैंने अभी पैराग्राफ पढ़ा, इसमें कि विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक विभिन्नताएं जो दिखती हैं, जैसे अपन कहीं पर देखते हैं स्थलभाग और कहीं पर जलमंडल, स्थलमंडल ये चलो पड़ा हुआ है। अब कहीं पर देखते हैं आपने जैसे भाग में देखेंगे, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, कहीं पर मैदान है, ये स्थलाकृति है ना, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर द्वीप है, कहीं पर तटीय मैदान है, कहीं पर प्रायद्वीप है, प्रायद्वीप है। तो ये सब प्रकार क्यों है और ये इनका क्या यूज है अपने लिए? अब पर्वत है, पहले पता ही नहीं था कि जहाँ जो है, अब इनका उपयोग पठारों में विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, तो उनका मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि उपजाऊ अधिक होते हैं, समतल होते हैं, तो इनमें रहन सहन करना आसान होता है, तो सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भी पानी की कमी होती है, लेकिन कृत्रिम व्यवस्था करके कि जैसे नदियां से, जैसे अपने राजस्थान में आप देख लो कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना चलाई है, इससे जो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र था कितना उत्पादित हो गया, कितना इंपॉर्टेंट, नहीं तो वो मरुस्थल था। अब जबकि इतना वहां उद्योग धंधे, अनाज इतना पैदा होता है, वो कृत्रिम रूप से कर दी ना व्यवस्था। तो इस प्रकार से ये विभिन्नता होते हुए भी इसमें का किस प्रकार से उपयोग किया जाए ये अपन भूगोल में पढ़ते हैं। अब आगे है, इससे आपने मानचित्र में परिवर्तित गोलक या ग्लोब को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी तथा भौगोलिक सूचना तंत्र संबंध मानचित्र कला के रूप में ज्ञान प्राप्त एवं कुशलता आपको राष्ट्रीय स्तर के विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। अब आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि अब तो अपन देखो ग्लोब के द्वारा अब अपने यहाँ इंटरनेट और ये ज्यादा सुविधाएं हो गई, तो आप कोई भी गूगल में जैसे सर्च करते हैं अपन कि मैप में ये क्षेत्र कहाँ है, तो तुरंत आपको पता चल जाता है ये अफ्रीका में है या अमेरिका में है या यूरोप में है, यूरोप के किस देश में कौन सी जगह है। पहले अपन मानचित्र में देखते थे, लेकिन उससे पहले किसी को दुनिया में यूं ही नहीं पता था कि पृथ्वी कितनी बड़ी है, कहाँ पर महासागर है, कहाँ पर ये स्थलमंडल है, कहाँ पर जलमंडल है, कहाँ पर इनका वायुमंडल है और क्यों है ये सब, इसका किसी को भी ज्ञान नहीं था। लेकिन मनुष्य ने धीरे धीरे अपने अध्ययन के द्वारा इन सब चीजों का अध्ययन शुरू किया, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वो जाने लगा, स्थलमंडल का ज्ञान हुआ, उसको वायुमंडल का ज्ञान हुआ और जलमंडल, इनका सभी का वो ज्ञान हुआ। तभी तो अपन आज कह सकते हैं कि 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, ये अपन तभी तो कह सकते हैं जब उन्होंने इसका अध्ययन किया। तो ये सब भूगोल के द्वारा अब अपन मैप पे देख सकते हो, ग्लोब में देख लेते हैं ना कि कौन सी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर पठार है, ये सब ग्लोब के द्वारा अपन देख सकते हैं ना कोई चीज। तो इसमें ये सब मानव ने अपनी प्रकृति को अपने अनुरूप बनाने के लिए इसमें परिवर्तन
द्वारा ही यह चीज संभव हुई है। अनेक तकनीकी रूप से भी इसमें विकास किया गया है। अब है, आप अगला प्रश्न पूछना चाहोगे कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। तो इसमें देखो भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, अभी मैंने बताया था विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता मिलती है। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सर्जित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य कई तत्वों के रूप में विद्वान अपन को मिलती है। अब इसमें मैंने यही बताया था ना कि विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां जो अपने यहाँ अपन को दिखने में मिलती हैं। जैसे इसमें देखो ये बता रखा कि भूगोल क्या है। अब अपन इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि भूगोल क्या है, भूगोल विषय का अध्ययन अपन क्यों आवश्यक है। तो इसमें यही बताया गया है कि जो ये अपने पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जो ये स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर जल है, कहीं पर ये पठार है, तो ये विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, इनका अध्ययन करने के लिए, इनको जानने के लिए कि ये इनका उपयोग अपने लिए क्या है और ये अपने किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती हैं, इन सब का अध्ययन करने के लिए भूगोल विषय का अध्ययन जरूरी है। ठीक है, और यह सब अध्ययन भूगोल विषय में ही किया जाता है। इसमें देखो अब मानव जनित एक तो प्राकृतिक हो गया और दूसरा है मानव जनित। और मानव जनित में क्या चाहिए, प्राकृतिक जो ये स्थलाकृतियां विभिन्न प्रकार की पाई जाते हैं वो, और मानव जनित में जो मानव ने निर्मित की है। मानव ने निर्मित क्या की है, जैसे रेलों का विकास मानव ने किया है, सड़कों का विकास मानव ने किया है, विभिन्न उद्योग धंधों का विकास मानव ने किया है, विभिन्न मशीनों का विकास मानव के द्वारा किया गया है। तो ये सब मानव जनित में आ जाएंगे। ठीक है, उक्त भिन्नता में भौतिक, पर्यावरण और सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने संरचनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरण द्वारा मंचित किया है। देखो वही बात बता दी ना इसमें कि भौतिक, पर्यावरण एवं सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है। कि भौतिक पर्यावरण जो है, इसमें देखो जो भौतिक पर्यावरण में क्या क्या आएगा, भौतिक पर्यावरण में वो सभी चीजें जो प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे स्थलमंडल है, जलमंडल है या स्थलाकृतियां हैं जो कि प्राकृतिक हैं, तो ये तो आ जाएगा भौतिक पर्यावरण में। भौतिक पर्यावरण में जो भी प्राकृतिक जो चीजें हैं, महासागर हैं, नदियां हैं, झाड़ियां हैं, ये महाद्वीप हैं, ठीक है, ये सारी चीजें, झीलें हैं, मरुस्थल है, द्वीप है, महाद्वीप है, सारी चीजें ये भौतिक पर्यावरण में आ जाएगी। अब इसमें इसका भौतिक पर्यावरण का मनुष्य ने कैसे उपयोग किया है, अपने तकनीकी विकास के द्वारा। अपने तकनीकी, अभी आया है ना कि इसमें शब्द तकनीकी विकास के द्वारा मनुष्य ने इस भौतिक पर्यावरण में चेंज की है। मैंने अभी जैसे बार मैं देखो ये उदाहरण दे रही हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि जैसे मनुष्य ने अपने तकनीकी, अब पहले गर्मी हो रही है तो उसका कोई उपाय नहीं था, लेकिन मनुष्य ने तकनीकी विकास कर लिया कि पहले पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, अपने पास एसी है, सारी चीजें है ना, तो उनसे इस पे गर्मी में काबू तो पा ही सकते हैं ना, कि गर्मी नहीं लगती। जैसे एसी चला लिया तो अपन को गर्मी नहीं लगेगी ना। तो इसी प्रकार तकनीकी विकास से जो भौतिक पर्यावरण है उसको कंट्रोल में किस प्रकार से करता है मनुष्य, यह अध्ययन हम किस में करते हैं, भूगोल विषय। ठीक है, तो आज ये तकनीकी विकास का ही नतीजा है जो कि भूगोल प्रगति कर रहा है। भूगोल का अध्ययन अपन इस प्रकार से समझ रहे हैं। पृथ्वी में गति किस प्रकार से हो रही है, इन सब चीजों का अध्ययन मनुष्य ने अपने तकनीकी विकास से, अपने दिमाग के द्वारा किया है। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न भूगोल क्या है का उत्तर देने का
आगे ना कई बात कि इसमें भूगोल क्या है या भूगोल अपन क्यों पढ़ते हैं, इस चीज का मैंने ये पूरा पेज पढ़ा। तो इसमें अपन को यही कंक्लूजन आया है ना कि भूगोल में भौतिक पर्यावरण का मनुष्य के द्वारा जो इसमें चेंज किए गए उन सब का, या आप ये कह सकते हो भौतिक पर्यावरण का मानव के साथ क्या संबंध है, इस चीज का अध्ययन अपन भूगोल में करते हैं। या आसान भाषा में मैंने अभी बताया था तुम्हें कि यह ज्योग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का। अब इसमें पूरी भौतिक पर्यावरण में कहते हैं, आप यूं भी कह सकते हो कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल का अर्थ है। वर्णन करना ही क्या है, भूगोल का अर्थ है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी पर जो भी जितनी भी घटनाएं प्रकृति के द्वारा घटित हुई हैं उन सब का अध्ययन मनुष्य ने किया है, और वो किसके अंतर्गत आता है, कौन से विषय के अंतर्गत आता है, वो आता है भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, अब भूगोल, अब ये बात आती है, मैंने अभी तुम्हें पहले भी बताया है कि भूगोल शब्द का, देखो आपके बुक में भी दे रखा है कि भूगोल अत्यंत सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान जो 276 से 194 ईसा पूर्व ने किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो प्लस ग्राफोस से मिलकर बना है। दोनों को एक साथ रखने का अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। आ गया समझ में? यह इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल का प्रयोग, भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। किसने किया था? अभी मैंने लिखा भी था, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, यह कहाँ के ग्रीक विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया, जियो प्लस ग्राफोस। ठीक है, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ है वर्णन करना। इन्होंने सबसे पहले बताया, कब बताया था? 276 से 194 ईसा पूर्व में इन्होंने यह बात बता दी थी। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि पृथ्वी पर कौन निवास करता है? मानव। तो मानव के आवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल का अर्थ मानते हैं। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना, मानव के निवास के रूप में भूगोल विषय में वर्णन किया जाता है। भूगोल का विषय में किसका वर्णन किया जाता है? पृथ्वी का वर्णन करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, लेकिन विद्वानों ने यह माना है कि इस पर मानव निवास करता है, क्योंकि मनुष्य ही एक पृथ्वी पर ऐसा प्राणी है जो कि अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, या बुद्धि के प्रयोग से अलग अलग इसमें प्राकृतिक, ये जो भौतिक पर्यावरण है ना, इसमें चेंज कर सकता है। तो उन्होंने ये माना है, देखो इसमें दे भी रखा आसान शब्दों में, भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी। भूगोल का शाब्दिक अर्थ इन्होंने क्या बताया सरल भाषा में? मानव के निवास के रूप में भूगोल पृथ्वी का वर्णन। एक बार फिर देख लो आप लोग, मानव के निवास के रूप में क्यों बताया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा, एक बार लिख देती हूँ जिससे आसानी समझ में आ जाए, मानव के विकास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल का अर्थ है। ठीक है, अब ये मैंने बता दिया कि मानव के विकास के रूप में, क्योंकि मानव ही पृथ्वी पर जो भौतिक पर्यावरण है उसमें चेंज, बदलाव कर सकता है। अब आगे है, देखो इसमें आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता बहुआयामी होते हैं तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है।
जीवन विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, नृत्य विज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। ये विषयों के नाम बता रखे हैं जिनमें अलग रूप में अपन अध्ययन करते हैं। तो इन सब का भी आपस में संबंध होता है। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विधि तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट का संबंध है। अब भिन्न किस प्रकार से? जैसे इतिहास में अपन प्राचीन घटनाओं का वर्णन करते हैं, अर्थशास्त्र में अपन आर्थिक नीतियों का वर्णन करते हैं, भूगोल में अपन भौतिक पर्यावरण का वर्णन करते हैं। ये सभी विषयों से अलग हो गए ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे का संबंध। अब इतिहास पढ़ते हैं, देखो एक उदाहरण देके आपको समझाते